डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बायोलॉजी का सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 के सॉल्यूशन को। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, गैसीय पादप हार्मोन का नाम बताना है जिसको एथिलीन बोलते हैं। ठीक है, एथिलीन जो है इसको हम रिपिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इसको रिपिंग हार्मोन भी बोला जाता है और इसका सिंपल शॉर्ट नेम है एथिलीन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में मैंने, इसको हम पकने वाला हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसमें कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया है उसका नाम। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है आपका क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किया गया है। मानव का दंत सूत्र आपको लिखना है। तो मानव का दंत सूत्र जो होता है वो हो जाता है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि मानव में बच्चे का लिखना है या फिर वयस्क का लिखना है, मैंने वयस्क का लिखा है ये। ठीक है, ये होता है 21-23/21 से 23 इंटू 2 = 32। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है, इस तरह से आपको लिखना है। डेंटल फॉर्मूला जो होता है 21-23 अपॉन में 21-23 इंटू 2 = 32। और बच्चे में पूछता तो हमारा =2 में आ जाता 20, और यहाँ पे 2102 आ जाता। ठीक है, बस इतना चेंज हो जाता है। इसके बाद जैव क्षमता की परिभाषा लिखनी है। जैव क्षमता वह क्षमता हवा की वे अधिकतम मात्रा है जिससे अधिक से अधिक गहरी सांस लेने के बाद फेफड़ों से बाहर निकाला जा सकता है, वो है जीव क्षमता। ठीक है, मैक्सिमम आप कितना सांस ले सकते हैं और उसके बाद वो फेफड़ों से आपको बाहर निकालना है। वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर टेकिंग द डीपेस्ट पॉसिबल ब्रीथ। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। पेस मेकर क्या है ये पहले ही बता चुका हूं मैं सेकंड सेट में। सेनियो आर्टियल नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ आवर हार्ट। तो ये सेनियो आर्टिकल नोड हो, अगर ये आर्टिफिशियल इसमें पेस मेकर के बारे में ढंग से नहीं पूछा है क्वेश्चन को, जो भी है एग्जाम में यहाँ पे जो मॉडल पेपर डिजाइन कर रहा है कई जगह पे क्वेश्चंस ढंग से नहीं पूछना क्या चाहता है या हमें आंसर क्या देना है वो हमें समझा नहीं पाता है। तो साइनो एड्रिनल नोड को हमारे हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। अगर हम इसको आर्टिफिशियली फॉर्म में बोले तो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन द बॉडी टू मॉनिटर हार्ट रेट और रिदम इज नॉन एज पेस मेकर। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिससे हृदय की गति या लय की निगरानी रखने के लिए शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है उसे पेस मेकर कहा जाता है। तो ये आर्टिफिशियल पेस मेकर की बात कर रहा है या फिर ये नेचुरल पेस मेकर की बात कर। नेचुरल के लिए ये आपका सॉल्यूशन है, आर्टिफिशियल पूछता है तो ये वाला सॉल्यूशन होता है। ध्यान रखना है आपको, आप दोनों लिख सकते हैं या फिर आप एक लिख सकते हैं, दोनों डेफिनेशन बहुत इजी, आपकी मर्जी है। उसके बाद में तेलचट्टा के उत्सर्जी अंग का नाम मेलपिगियाना नलिकाएं बोलते हैं, इसको मेलपिगियन ट्यूबुल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों को हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया है मैंने। उसके बाद हार्मोन क्या है तो आपको अच्छी तरह से पता है, हार्मोन्स आर द केमिकल सिंथेसाइज and produced by the specialized glands to control and regulate the activity of certain cells and organs। हार्मोन कुछ कोशिकाओं और अंगों की गतिविधि को नियंत्रित और नियंत्रण में रखने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, नियंत्रित और नियंत्रण में रखने के लिए विशेष ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित और उत्पादित रसायन होते हैं। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। खंड बी में आ गए हम। आमस्य में प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो डाइजेशन कैसे होता है प्रोटीन्स का, तो प्रोटीन का पाचन जो है ये स्टमक में बिगिंस इन स्टमक, पेट में हो जाता है और छोटी आंत में पूरा हो जाता है। पेट की दीवारों पर मौजूद जठर ग्रंथियां द्वारा स्त्रावित पाचक रस को जठर रस कहते हैं। इस जठर रस में मिलने से पेट में प्रवेश करने वाला जो भोजन है वो अम्लीय हो जाता है। और गैस्ट्रिक जूस के मुख्य घटक जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सोनोजेन होता है और म्यूकस होता है और रेनिन होता है, ये सारे के सारे उसके घटक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के टुकड़ों को क्या है घोलता है और एक अम्लीय माध्यम बनाता है, अम्ल बना देता है उसको, जिससे पेप्सिनोजेन कहते हैं। और ये पेप्सिनोजेन जो है पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। और पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम जो है ये निष्क्रिय रूप में स्त्रावित होता है, न्यूट्रल फॉर्म में जो है आता है। हार्मोन्स जो मतलब हमारी ग्रंथियां हैं वहां से स्त्रावित होता है, लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिक्स होता है तो ये क्या हो जाता है, ये पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है ये नामक एंजाइम ये सक्रिय हो जाता है। ये सक्रिय हो जाता है, पहले न्यूट्रल होता है फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। और सक्रिय पेप्सिन तब प्रोटीन को प्रोटीज और पेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है। और रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो निष्क्रिय रूप में जारी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका पाचन प्रक्रिया जो है प्रोटीन का इसमें हो जाता है। ठीक है, इतना सा लिख देंगे आपका पूरा आंसर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 के परिवहन की क्रियाविधि की व्याख्या करनी है। तो CO2 जो है ये प्लाज्मा और लाल रक्त कोशिकाओं और
कोशिकाएं जो है कार्बन टाई यानी CO2 का परिवहन करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे पानी में अत्यधिक या आसानी से घुलनशील है, प्लाज्मा और लाल रक्त कोशिकाएं। लेकिन अभी ये पूरा नहीं कर पाती है, तो इसमें कैसे हम करते हैं इनको, तो 3 मीडियम में छोटा छोटे टुकड़ों में बता सकते हैं। प्लाज्मा के माध्यम से जब होता है CO2 का, तो यहाँ पर जो है इसमें 7% CO2 प्लाज्मा के माध्यम से भंग अवस्था में ले जाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है। CO2 वाटर के साथ मिलकर के H2CO3 बना देता है। और यहाँ पे चूंकि कार्बोनिक एसिड बनने की प्रक्रिया जो है यहाँ पे वो धीरे होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा ही इस तरह से ले जा सकते हैं। 7% ही हो पाता है, बहुत ही स्लो है, इसलिए 7% ही हो पाता है उसी टाइम में। लेकिन RBC के माध्यम से करते हैं तो ये मात्रा बढ़ करके 20 से 25% हो जाती है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा कार्बोमीन हीमोग्लोबिन के रूप में किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर अमीनो समूह को बांधता है और एक यौगिक बनाता है, जिससे कार्बोमीनो होमोग्लोबिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और तीसरा माध्यम है सोडियम बाइकार्बोनेट के माध्यम से। इसमें क्या होता है, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड को, देखिए सबसे ज़्यादा इसी के माध्यम से होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाया जाता है। चूंकि CO2 जो है रक्त प्लाज्मा में फैला रहता है, इसका एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ मिलकर के कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोइक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक जो आपका एनहाइड्रेज एक जिंक एंजाइम है, जो ये ट्रीट होता है तो कार्बोनिक एसिड के निर्माण को गति दे देता है। और ये कार्बोनिक एसिड जो है बाइकार्बोनेट HCO3 और हाइड्रोजन आयन में जो है ये अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, इस रिएक्शन को आप जरूर लिख देना, आपका काम आसान हो जाएगा। बस इतना ही आंसर लिखना है हिंदी मीडियम में, और यही चीज़ मैंने इंग्लिश मीडियम में भी बताया है। तो वही चीज़ आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए, नीचे तक चलेंगे, और यहाँ पर जो है आपको इसका रिएक्शन लिख देना है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत ईजी सा है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के पार्ट का, इसमें पूछा है शिखाग्र प्रधान्यता क्या है, इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है। तो शिखार प्रधान्यता जो है मुख्य तने या शाखाओं के सक्रिय प्ररोह शीर्ष यानी कि एक्टिव शॉर्ट एपेक्स बोलते हैं की उपस्थिति में पार्श्विक कलिकाओं की वृद्धि के स्पंदन को शिखाग्र प्रधान्यता कहते हैं। ठीक है। यह जो है IAA यानी कि ऑक्सीन के कारण जो है उत्पन्न होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन और जो है रीजन जो लिख दिया है। ठीक है, क्लियर है। इतना छोटा सा डेफिनेशन आप लिख दोगे और रीजन लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। सांस गुणांक को परिभाषित कीजिए, वसा गुणांक का मान लिखना है। देखिए रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है इसको मैंने डिफाइन किया था सेट नंबर 1 में भी आपने देखा था। श्वसन गुणांक जिसे श्वसन अनुपात भी कहा जाता है, श्वसन गुणांक को श्वसन के दौरान अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा पर छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने इसको लिख दिया है। इसका फॉर्मूला सीधा सीधा RQ का होता है, निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे में उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा या उसका आयतन। ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्सपेल्ड यानी छोड़ी गई, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड जो ली गई। ठीक है। तो यही RQ होता है, चाहे आप हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें, फॉर्मूला हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सेम होता है। आप कोई टेंशन नहीं है, जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। इसके बाद में RQ का जो वैल्यू इसमें पूछा है क्या है, देखिए कि ये RQ का वैल्यू जो है फैट के लिए पूछा है। मैं 3 चीज़ों की बता देता हूँ, कभी भी आपसे घुमा के पूछ ले क्वेश्चन, एग्जामिनर का भरोसा नहीं है। फैट के लिए तो 0.7 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फैट के लिए 0.7। ठीक है। उसके बाद में अगर वो प्रोटीन के लिए पूछता है तो 0.8 होता है। ठीक है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पूछता है तो 1 होता है। ठीक है। ये तीनों का मैंने एक साथ ही लिख दिया है। प्रोटीन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा का 0.7, प्रोटीन का 0.8 और कार्बोहाइड्रेट का 1। ठीक है। और बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि में अंतर आपको बताना है। तो अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों ग्रंथियां आप देख सकते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है नलिका विहीन होती है, इसमें जो है ट्यूब्स नहीं होती हैं, नलिकाएं नहीं होती हैं, ये डायरेक्ट रुधिर में मिल जाती हैं। ग्रंथियों से कोई नलिका नहीं जुड़ी होती है। इन ग्रंथियों के आंतरिक स्त्राव हार्मोन कर इनके आंतरिक स्त्राव को जो हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है। और जो होगा दूसरा स्त्राव होगा उसको हम दूसरे माध्यम से दूसरी जगह हम बताएंगे। और स्त्राव सीधे जो है परिसंचारी रक्त में डाला जाता है। जो भी स्त्राव होता है डायरेक्ट रक्त में घुल जाता है और अंग तक पहुंच जाता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो है जटिल होती हैं, और महत्वपूर्ण अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के नाम जो है आप लिख सकते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। वही अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं इसमें क्या होती हैं, वाहिनियां ग्रंथियां होती हैं। इसमें नलिका जो वाहिकाएं नहीं होती हैं, इसमें वाहिकाएं
होती हैं और एक विशिष्ट वाहिनी से जुड़ी होती हैं। स्त्रावी जो स्त्रावित होता है यानी कि जो स्त्राव होता है हार्मोन का, उसको हम एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोन नहीं होता है, यहाँ पे एंजाइम होता है और यहाँ पे हार्मोन होता है। ध्यान रखना है कि अंतः में हार्मोन होता है और बही में एंजाइम होता है। श्लेष्मा और अन्य पदार्थ जो है इसमें शामिल होते हैं, चाहे तो आप लिखें, नहीं तो एंजाइम जरूर लिखना आपको। और स्त्राव शरीर की बाहरी सतह या किसी आंतरिक अंग में एक वाहिनी के माध्यम से छोड़ा जाता है। ठीक है, जो भी स्त्राव होगा वो किसी न किसी एक नली के हिसाब से जाएगा। भाई इसकी जो ग्रंथियां हैं ये सरल होती हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स में जो है लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, पसीने ग्रंथियां आदि शामिल होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों में अंतर टेबुलर फॉर्म में मैंने ऊपर नीचे लिखा है, आप आमने सामने भी लिख सकते हो। आप इस तरफ अंतः स्त्रावी ग्रंथियां लिखो, इधर बाह्य स्त्रावी लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने इसका आंसर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। इसके बाद में है आपका संधि को परिभाषित करना है और इसके प्रकार का उदाहरण सहित आपको लिख देना है। तो देखिए, जोड़ या संधि को एक ऐसे बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां मानव कंकाल प्रणाली में दो या दो से अधिक हड्डियां जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो वो होती है संधि। सिंपल सा डेफिनेशन दिया। और इसके विभिन्न प्रकार के जोड़ जो हैं, अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो आंशिक रूप से चलने योग्य जो है एक अचल जोड़ होता है। ठीक है, इसकी उदाहरण होती है खोपड़ी। ठीक है, आपका आंशिक रूप से चलने योग्य जोड़ होता है पसलियां और स्तन हड्डी के बीच का जोड़। और स्वतंत्र रूप से चलने योग्य जोड़ जो होता है कूल्हे का जोड़ होता है। और ग्लाइडिंग जोड़ जो होता है उसमें टखने की हड्डियां बोली जाती हैं। और पिवट जोड़ जो होते हैं, पिवट जॉइंट बोलते हैं, उसमें अक्ष, कशेरुक और एटलस के बीच का जोड़ माना जाता है। हिंज जो जोड़ होते हैं उसमें उंगलियों की हड्डियां और पैर की उंगलियों के बीच का जोड़ माना जाता है। और बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है हमारा शोल्डर जॉइंट होता है। तो कभी भी इसमें से कुछ पूछ सकता है कि ग्लाइडिंग जोड़ का एक एग्जांपल दीजिए, पिवट जोड़ का एग्जांपल दीजिए, हिंज जोड़ का एग्जांपल दीजिए। तो ये जोड़ों के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसी को हम जो है, अगर आप ये तीनों ये इतना याद नहीं रखना चाहते एक एक लाइन में, तो आप केवल ये तीन लिखें। फिर तीन ये रिश्तेदार जोड़ लिखें पहला, उसके बाद में कार्टिलाजिन्स जोड़ लिखें और उसके बाद में श्लेष जोड़ लिखें। ठीक है, ये तीनों जोड़ लिखेंगे। इसी तरह से मैंने इंग्लिश में बताया है, आप यहाँ से यहाँ तक ये वाला आंसर लिखना चाहें तो ठीक है। पहले तो आपको ये जॉइंट को परिभाषित करना, जॉइंट का ये है अब डेफिनेशन। और अगर आप ये वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ करके सीधा सीधा फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट्स, ये तीनों को लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप ये 3 लिखना चाहते हैं या फिर आप ये 7 लिखना चाहते हैं। डिपेंड है कि ये एक एक लाइन में है। और इनको याद रखना भी ज़रूरी है क्योंकि कौन सा जोड़ का एग्जाम्पल कब पूछ ले, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, इसको फाइब्रस को भी आप इन सभी को याद रख सकते हैं, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये। इसके बाद में है आपका ग्लोरोमेरुलर और फिल्ट्रेशन दर को परिभाषित करना है। ठीक है, जिसको GFR भी बोलते हैं। स्वस्थ मनुष्य में इसका मान कितना होता है, तो देखिए ग्लोरोमेरुलर निस्पंदन दर जो है GFR को प्लाज्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे ग्लोमेरुली द्वारा प्रति यूनिट समय में फिल्टर किया गया। प्लाज्मा की वे मात्रा जो ग्लोमेरुली द्वारा प्रति यूनिट फिल्टर किया जाता है उसे ही GFR कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा की वह मात्रा, मैं अगर आपको सिंपलेस्ट वर्ड में बताऊं तो आप लिख सकते हो प्लाज्मा की वह मात्रा जो ग्लोमेरुली द्वारा प्रति यूनिट समय में दोनों किडनियों से फिल्टर किया जाता है उसे ही हम GFR कहते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य में इसने पूछा है कितना होता है, तो इसका मान जो है लगभग 125 ml प्रति मिनट हो सकता है, ml। ठीक है, ml है। और या फिर 180 लीटर प्रतिदिन। ठीक है, ये एक स्वस्थ मनुष्य में जो किडनी है वो इतनी प्लाज्मा की मात्रा को छान करके दे सकती है एक स्वस्थ मनुष्य में। ठीक है, और इसमें फिल्ट्रेशन में कौन से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडी और बड़ी मात्रा में पानी होता है जो इस फिल्ट्रेशन में जो होता है ना, इसमें ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी बताया है, तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ये था आपका सेट नंबर 3। और आगे की वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट, आपका जो कमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पे ही वो कमेंट आते हैं। तो थोड़ा कमेंट को इम्प्रूव करिए ताकि आपके सॉल्यूशंस को इम्प्रूव किया जाए। अभी बीच में काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा सा बिजी था, आउट ऑफ स्टेशन था, उसके बावजूद भी मैंने आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस डाले हैं और उनको आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, शेयर किया होगा। तो अभी तक सभी के पास, स्टूडेंट्स के पास पहुँच चुका है। और फर्स्ट सेट मैंने पूरा सॉल्व कराया था, उसको भी आपने देखा। तो कृपया मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सॉल्यूशन बनाने में एक इंटरेस्ट बना रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।